बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सारे राज्य में जा करके विपक्षी दल को एकजुट करके बिहार में सारे विपक्षी दलों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। सारे विपक्षी से मुलाकात करके भले इज्जत ना मिले, लेकिन फिर भी सारे विपक्षी दलों के घर पे जा करके चौखट चूमा उन्होंने और सारे लोगों को न्योता दिया। लेकिन पहले जो डेट रखी गई वो पोस्टपोन्ड हो गई और जो 23 जून को ये डेट रखी गई है उसके पहले 2 बार कैंसिल हो चुकी है। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जो 23 जून को विपक्षी दल का मीटिंग होने वाला है, सीक्रेट मीटिंग होने वाला है नीतीश कुमार जी की तरफ से, वो क्यों कैंसिल होगा बताएंगे आपको। बिहार में अभी मौसम की गर्मी ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा जो गर्मी राजनीति की है वो और कहीं ज़्यादा है। जो सीक्रेट मीटिंग चल रही है नीतीश कुमार जी की हो या फिर बिहार में अंदर ही अंदर कोर कमेटी बैठी हुई है, अभी कुछ भी नया खबर, बड़ी खबर आ सकती है बिहार से। लेकिन जो नीतीश कुमार जी बीजेपी से पलटी मार दिया और विपक्षी दल को एकजुट करने के चक्कर में, सारे नॉन बीजेपी पार्टी को एकजुट करने के चक्कर में अपनी पार्टी कैसे हाथ से निकलती जा रही है, आप देख लीजिए। पहले आपको बिहार की स्थिति बताएंगे, फिर बताएंगे सारे विपक्षी दल का थोड़ा थोड़ा ब्यौरा देंगे कि कैसे ये विपक्षी दल मीटिंग 23 जून को कैंसिल होगा। क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की भी स्थिति वैसी ही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्थिति भी पूरी तरीके से खराब है। तीसरी चीज कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति पे बात करेंगे कि उनकी भी स्थिति डबाडोल हो चुकी है। और कांग्रेस जिसपे पूरा विपक्षी दल टिका हुआ है, अभी इनके ऊपर एक शिकंजा कसा है, इनको समन भेजी गई है, इनके ऊपर केस दर्ज हो गया है। किस मामले में? राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, इन तीनों को लेकर के समस्याएं बढ़ गई है। तो ये जिस भरोसे पे नीतीश कुमार जी सारे विपक्षी दल को एकजुट करने के फिराक में हैं, लेकिन ये सारे लोग तो हल्ला हू हंगामा कर रहे हैं। सारे लोगों की मुसीबत, समस्याएं बढ़ी हुई है। अभी ताजा रिपोर्ट आपको लेके चलते हैं पहले बिहार में, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से मौसम में गर्माहट है, जिस तरीके से वहां पे हंगामा हो रखा है राजनीति में, अब इस्तीफे का दौर जिस तरीके से शुरू हुआ है, ये पहले जान लीजिए। मैं तो उसी वक्त जान गया था कि जब 13 अप्रैल 2023 को जीतन राम मांझी ने अमित शाह जी से मुलाकात करी, इसके 2 महीने बाद 13 जून 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, इन्होंने जो पूरी तरीके से बिहार सरकार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया, बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि संतोष सुमन ने क्या आरोप लगाया। पहले उनकी छोटी सी क्लिप आप देखिए और आगे आपको एक और क्लिप दिखाएंगे कि तमिलनाडु के बिजली मंत्री जब गिरफ्तार हुए तो एमके स्टालिन सीना पीटने लगे और कैसे उनको करंट लगने लगा गिरफ्तारी से, वो वीडियो आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन की इस वीडियो को। नियति और जो नियत होती है और नेचर जो है, फैसला सोच समझ के लिया गया। लोकतंत्र है, राजनीति है, राजनीति में तो लोग इधर सुधर आते ही जाते हैं। आप राजद उनको छोड़ देगा तो राजद को विलय करा लेंगे, विलय कोई तरीका नहीं है। संतोष सुमन ने साफ तौर पे ये आरोप लगाया है दोस्तों कि नीतीश कुमार कितने लालची व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को दबाव दे रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। हम पार्टी को, संतोष सुमन के पार्टी को ये जेडीयू में विलय होने का, मर्ज करने का दबाव दे रहे थे। यहां पे साफ तौर पे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने साफ तौर पे मना कर दिया, इनके कार्यकर्ता ने मना कर दिया, हम अपनी मेहनत को नहीं ऐसे ही जायज जाने देंगे, यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार जी ने बनाई है, क्या ये किसी अदर पार्टी में जाकर के विलय हो जाएंगे? क्या आरजेडी जेडीयू में कभी विलय हो सकती है?
नहीं हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ी बड़ी पार्टी बना ली है। तो आप छोटे पार्टी को किस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, आप किस तरीके से एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या पावर का गलत प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन संतोष सुमन ने साफ तौर पे मना कर दिया कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी पार्टी में बुला रहे थे, दबाव दे रहे थे, जेडीयू में विलय होने को कह रहे थे हम पार्टी को, यह साफ तौर पे नामंजूर कर दिया। यानी नीतीश कुमार को एक करारा झटका मिल गया, एक करारा जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी इनकी आदत नहीं छूटेगी। ये अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए फिर से किसी को नया शिकार बना लेंगे, लेकिन इनकी शिकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इनको बड़ा झटका मिलने वाला है, इनको तगड़ा झटका मिलने वाला है, और ऐसा तगड़ा झटका मिलने वाला है कि दोबारा यह राजनीति में कभी उठ करके नहीं वापस आएंगे। लेकिन अब आपके बताएं कि इस्तीफे के बाद, संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद बीजेपी से डील होने की बात सामने आ रही है। अब बीजेपी से बड़े बड़े डील हो रहे हैं दोस्तों। यहां राजनीतिक गलियारों में टेंशन जो है वो बढ़ रही है नीतीश कुमार जी की, साथ साथ जेडीयू में और आरजेडी में रार उत्पन्न हो रही है, क्योंकि दोनों पार्टी को यह लगने लगा है कि बीजेपी गेम खेल देगी इस बार। तो इस तरीके से अंदर ही अंदर सियासत घमासान मच रही है। ये भुंजा पार्टी करना भूल चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने इनको टेंशन देना शुरू कर दिया है। अब आप देख लीजिए कि कोर कमेटी क्यों बैठाई जा रही है, क्यों सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी सत्ता अब जाने वाली है। सबसे पहले तो यह खुलासा हुआ कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाने की घोषणा की गई है। यह अंदर की बात है दोस्तों, और उनके बेटे संतोष सुमन को जो लोकसभा टिकट देने का ऑफर मिल रहा है। हालांकि इस पे आधिकारिक बयानबाजी अभी संतोष सुमन की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इस्तीफे देने के मकसद बहुत सारे निकल करके सामने आ रही है। अभी आपको बताएं कि अभी मैं जिस तरह वीडियो बना रहा हूं, उस तरह अभी दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, और इस कोर कमेटी की अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता की रणनीति जो है वो जेपी नड्डा साहब कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा जी के रणनीति को आप जानते हैं कि वो कितना अंदर की बात करते हैं और कैसे अंदर ही अंदर गेम खेल लेते हैं। ये कभी भी किसी भी वक्त बड़ा गेम खेल सकते हैं। अब दिल्ली में जो बैठक हो रही है वो गिरिराज सिंह के घर पे मीटिंग चल रही है, और उसमें बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे राज सामने आ रहे हैं निकल करके कि बिहार की राजनीति में कभी भी उठापटक हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने अब दांव खेलना शुरू कर दिया है। इतने दिन से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी ने अब अपनी नई नई रणनीति खेलना शुरू कर दिया है। इधर क्या है दोस्तों कि कुशवाहा और कुर्मी नेता से सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इनको पता है कि अगर बिहार की राजनीति में मुझे जीतना है, कुछ बड़ा करना है, फिर से मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर जातिवाद तो करना पड़ेगा। तो इसलिए जितने कुशवाहा और कुर्मी नेता हैं उनको बुला करके नीतीश कुमार सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये इतना सीक्रेट मीटिंग है, इतना सीक्रेट मीटिंग है कि तमाम नेता के मोबाइल को जमा कर लिया जा रहा है मीटिंग से पहले। कुछ नहीं, उनको बोलने की हिदायत दी जा रही है कि आप मीडिया में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन झटका तो इनको तब मिला जब आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक अलग दुनिया बना लिया, जेडीयू को छोड़ दिया। तो किस तरीके से इनकी पूरी जो है सत्ता उलट पुलट हो चुकी है, और आने वाले समय में नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि बिहार की सत्ता में, बिहार की राजनीति में मैं ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि नीतीश कुमार की 23 जून की जो होने वाली विपक्षी दल एकजुटता है, उसमें ये बुरी तरह से हारने वाले हैं, पूरी तरीके से फेल होने वाली है। सम्राट चौधरी ने भी ये बात कही थी। बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा दावा था कि नीतीश कुमार इसके पहले 3 बार ये मीटिंग को कैंसिल कर चुके हैं, क्योंकि सारे नेता, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री परेशान हैं। क्योंकि एक तो चुनाव का टेंशन, दूसरी तरफ इनके ऊपर शिकंजा कस रहा है, वो अलग मामला। अभी देख लीजिए कि नया एक वीडियो निकल करके सामने आया है। तमिलनाडु की स्थिति पूरी तरीके से डबाडोल हो गई है। और मैं ये बात क्यों बार बार कह रहा हूं कि विपक्षी दल एकजुटता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति तो मैंने ब्यौरा दे दिया कि इस्तीफा का दौर चल रहा है और बीजेपी की कोर कमेटी बैठक चल रही है। इसमें कुछ भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
दूसरी तरफ आप सुन लीजिए कि तमिलनाडु भी गए थे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जो है चाहे सबसे मिलने की कोशिश किया, अरविंद केजरीवाल गए हुए थे कुछ दिन पहले एमके स्टालिन से मिलने, तो सारे लोग आएंगे। जो 23 जून है विपक्षी दल एकजुटता की जो मीटिंग करने वाले हैं, एमके स्टालिन भी आएंगे, लेकिन क्यों नहीं आ पाएंगे आप जरा सुन लीजिए। अभी बहुत बुरी स्थिति तमिलनाडु में हो रखी है क्योंकि इनके बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी की जरा ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। किस तरीके से रो रहे हैं, करा रहे हैं। जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इनके सीने में दर्द शुरू हो गया, लेकिन जब ये कैश फॉर जॉब मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है, जब ये कैश ले रहे थे जॉब के मामले में, तो उस वक्त इनके सीने में दर्द नहीं था, उस वक्त बहुत ठंडक मिल रही थी इनके सीने में। जब ये मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि मेरे घर में गिरफ्तारी होने वाली है और ईडी का छापा पड़ने वाला है, तो दौड़ते दौड़ते गए और उनको हिरासत में ईडी ने ले लिया। पहले आप इस वीडियो को देखें दोस्तों। ठीक है। अब जैसे ईडी ने एमके स्टालिन की सरकार पूरी तरीके से हिला रखी है, बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया, तो तुरंत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बैठक बुलाई और इसको पूरी तरीके से कहा कि ये विपक्षी दल का, ये भाजपा का, ये केंद्र सरकार का किया करामा पूरी तरीके से कोशिश की गई है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। ये दोस्तों सिर्फ एमके स्टालिन की बात नहीं है। इस भारत देश में कोई भी विपक्षी दल है, जब भी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार होता है तो उसे दो नाम जरूर याद आते हैं, पहला भाजपा, दूसरा केंद्र सरकार, और तीसरा आप सुन ले तो नरेंद्र मोदी जी को तो छोड़ना ही नहीं है, उनको तो नाम लेना ही लेना है। तो ये इन लोगों का पुरानी आदत है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पे थोप देना। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु की स्थिति आप देख लिया कि क्या चल रहा है वहां। तीसरी चीज, अभिषेक बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, स्कूल भर्ती घोटाले में इनको समन भेजा गया है, यानी ये भी पूरी तरीके से शिकंजे में है। ममता बनर्जी के ऊपर भी शिकंजा कसने वाला है, यानी पश्चिम बंगाल की स्थिति वैसी ही है। अब दिल्ली में आ जाएं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही शराब घोटाले, शीश महल घोटाला, शिक्षा घोटाला, पानी घोटाला, बिजली घोटाला, न जाने कितने सारे घोटाले में ये पहले से ही चर्चा में है। और किस तरीके से इनके ऊपर भी शिकंजा कसा हुआ है। इनके दो बड़े मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। तो दिल्ली की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। अब आते हैं कांग्रेस पे, जिसकी सारे विपक्षी दलों की नजर कांग्रेस पे है, राहुल गांधी पे है, लेकिन राहुल गांधी भी पूरी तरीके से शिकंजा में कस गए हैं। इनके ऊपर मानहानि का मामला दर्ज हो चुका है और सिर्फ राहुल गांधी पे ही नहीं, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, इन तमाम लोगों के ऊपर मानहानि का केस दर्ज हो चुका है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के तरफ से ये याचिका डाली गई थी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से इन तमाम लोगों को समन भेजा गया है। बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया है इन तीनों नेताओं पे कि विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन में दावा किया गया है कि 40% बीजेपी भ्रष्टाचार करती है और 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं। तो ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाई जा रही है। बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि भाजपा के छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस ने ये चाल चली है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने जो याचिका डाली गई है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से समन भेजा गया है राहुल गांधी, साथ साथ डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को, यानी इन तीनों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई है। तो आप सोच लीजिए कि बिहार की स्थिति वैसी ही है, उसके बाद तमिलनाडु की स्थिति आपने देखा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कांग्रेस, और अगर आप चल जाएं उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ, तो उधर भी मामला फंसा ही हुआ है, क्योंकि अजीत पवार उधर नाखुश हैं, क्योंकि शरद पवार ने अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और इधर अजीत पवार को पूछा नहीं। उद्धव ठाकरे ऐसे ही बिलख रहे हैं अपनी सत्ता पाने के लिए। तो आप देख लें कि चारों तरफ जो स्थिति परिस्थिति है वो पूरी तरीके से डवाडोल है। तो ऐसी स्थिति में उतनी 40 से 45 डिग्री गर्मी में, बिहार की ताप में
कौन विपक्षी दल का नेता जाएगा मीटिंग करने और सारे लोगों की अपनी स्थिति परिस्थिति खुद खराब चल रही है। और इनफैक्ट देखें तो नीतीश कुमार की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं चल रही है। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए यही लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती उनको मिलने वाली है।